और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का सरहद पर तनाव, बहार में चुनाव। बहार सूबा है एक इंडिया का, और इस पे राहत इंदौरी मरहूम के अशार हैं दो। राहत इंदौरी साहब 2020 में फौत हो चुके हैं और बहुत अरसा पहले उन्होंने ये अशार बोले थे अपनी हुकूमत के लिए, और इस बार फिर नरेंद्र मोदी साहब ने साबित किया है कि जब भी इंतखाबात करीब आएंगे कोई ना कोई पाकिस्तान के साथ फड्डा खड़ा करेंगे, और उसकी बुनियाद पर, उस जंगी जुनून की बुनियाद पर, उस हिंदुत्व नज़रिए की बुनियाद पर वो इंतखाबात को जीतने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि हम देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब के दौरे पर थे जब पहलगाम हमला हुआ, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर किया सऊदी अरब का, सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि वो बहुत फ़िक्रमंद हैं। वो इंडिया वापस पहुँचे, लेकिन वापस पहुँचते ही अगले दिन बजाय इसके कि वो कश्मीर जाते, वो कहाँ गए? वो बिहार गए। और बिहार में क्या है, वहाँ एक इंतखाबी रैली सी, उससे उन्होंने खिताब किया और इस वाक़े को सियासी एक रंग दिया, और उसके ज़रिए मज़ीद इंडियन मीडिया को ये मौका दिया कि वो लोगों में जंगी जुनून को भरे। तो जो सियासी और मीडिया उनकी जो ताकत है और उसका नैरेटिव है, उसके ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया जाता है ताकि इंतखाबात में उनको फ़ायदा हो सके। और इस स्ट्रैटेजी को वहाँ की सियासी जमातों ने महसूस किया है, और अब पटना में नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ एहतजाजन बैनर आवेज़ा हो गए हैं। और कांग्रेस लीडर चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सख्त सवालात पूछे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भी तनकीद की है, फ़ारूक अब्दुल्ला ने तनकीद किया, मीर वाइज उमर फ़ारूक ने इस पॉलिसी पे तनकीद किया है। और चन्नी साहब ने तो ये भी सवालात किए हैं कि 2019 में जो स्ट्राइक की थी वो उसके सबूत किधर हैं, वो हमें दिखाए क्यों नहीं जा रहे। इसी तरह अभी तक, जब तक कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसके जो जिम्मेदारान हैं एक भी ना गिरफ्तार हो सका, ना कोई सबूत मुहैया किया जा सका हिंदुस्तानी अवाम को या पूरी दुनिया को। और आज का हमारा हॉट इशू है J-10C बमुकाबला राफेल। ये पाकिस्तान भारत के दरमियान जो कशीदगी जारी है इस वक्त, और उसमें जो एयरफोर्स, दोनों पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का जो एक तकाबुली जायज़ा लिया जा रहा है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों राफेल तैयारे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आए, लेकिन उनका सिस्टम जैम कर दिया गया। ये ख़बरें आई, और उसका सिस्टम जैम करके पाकिस्तान की J-10C जो चाइनीज़ मेड तैयारे हैं और चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं, उनका इसमें बहुत अहम रोल था, और पाकिस्तान का जो जैमिंग सिस्टम है उसका बहुत अहम रोल था। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि F-17 थंडर पाकिस्तान के पास है, F-16 पाकिस्तान के पास है, और अब हम सुन रहे हैं TFX कान 5th जनरेशन जो टर्किश फाइटर जेट है वो भी पाकिस्तान को मिल रहा है, और बल्कि पाकिस्तान जॉइंट प्रोडक्शन कर रहा है तुर्की के साथ मिलकर। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स लगता है हमें काफ़ी फॉर्मेडेबल शेप में आती जा रही है। और इसी तनाज़ुर में आज इंडिया से ये खबर आई है कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने इंडियन एयर चीफ AP सिंह, अमरप्रीत सिंह साहब से दूसरी मुलाकात की है कुछ ही दिनों में, और उसकी वजूहत ज़ाहिर है आपको जो बताया है कि एक टेंशन चल रही है सरहदों पे, और उसमें एयरफोर्स का किरदार दोनों तरफ से बहुत अहम हमेशा से रहा है। हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने, और प्रोफेसर हैं इस वक्त लम्स यूनिवर्सिटी में, और साबिक एयर कमोडोर भी, उनसे बात करेंगे। ये जो चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी अब्सार साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल ये है, जो लोग भी जानना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से मीडिया और मीडिया के ऊपर बैठे हुए एक्सपर्ट्स जैसा कि आप भी हैं, ये दावा करते हैं कि हमारे मुल्क की एयरफोर्स बहुत कामयाब है, बहुत ताकतवर है। आप एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि कौन सी एयरफोर्स जो है उसको दूसरी पे एडवांटेज है और क्यों है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमें ये, जब से मैं भी नौजवान फाइटर पायलट था, जब हमने एयरफोर्स ज्वाइन की, और हमने बड़ों को भी ऐसा ही करते देखा कि हम कभी भी हिंदुस्तान के साथ न्यूमेरिकल या नंबर तादाद में हम मैच नहीं कर सकते, और ना कर सकेंगे शायद। हमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम उस गैप को प्लग करते हैं, जो न्यूमेरिकल उनको एडवांटेज है। हमें बताया गया था जब हम छोटे थे कि जब 2 जहाज़ आएंगे तो दूसरी तरफ से 4 या 6 जहाज़ आएंगे, तो ये नोन होता है, और हमारे जंगें इसी तरह का पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। हम एक जज्बा ईमान से उसको कवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो सुपीरियर ट्रेनिंग है। दैट इज़ वाई आपने नोट किया होगा कि पूरी दुनिया, जो हमारी इस्लामिक वर्ल्ड है मोस्टली, या ब्रदरली कंट्रीज हैं, हम उनके पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देते रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके सवाल से ज़्यादा करीब लाएगी मुझे,
वो ये है कि हम सुपीरियर टेक्नोलॉजी से आउटबीट करना चाहते हैं दुश्मन को। हमारे पास कभी भी नंबर, जैसे मैंने कहा, मैच नहीं कर सकते, क्वालिटी से करते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिसको हम इंगेज जल्दी करते हैं, हम अप्लाई जल्दी करते हैं, और पुट इनटू एक्शन जिसको कहते हैं वो जल्दी करते हैं। अब इसी की मिसाल मैं जैसे करता हूँ कि ये कोई पहलवानों वाली लड़ाई नहीं होती कि उधर से भी एक पहलवान या बॉक्सर आएगा तो वो मारेगा, फिर उससे तगड़ा पहलवान आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट्स अ कॉम्बिनेशन हम होती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी एक टिपिकल स्ट्राइक के अंदर JF-17 भी हो सकता है, J-10C भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वाला मिशन है, किस एरिया में है। तो F-16 बहुत पावरफुल हो सकता है, मिराजेस बड़े प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो ये इस तरह तजिया या आइसोलेट करना स्टैंड अलोन जवाब नहीं मैं दे सकूंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम राफेल और J-10 से शुरू करते हैं। जब हिंदुस्तान के वजीर आजम ने 2019 में कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो नतीजा और होता, तो उन्होंने जी। राफेल का फौरी तौर पर ऑर्डर किया, $9 बिलियन उन्होंने खर्चे और 36 जहाज लिए। अब ये जो जहाज जब लिया जा रहा था 2020-21 में, उस वक्त सबसे बड़ा उनको एडवांटेज ये लग रहा था कि इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो मिसाइल की रेंज है, मेटेओर इनका एक मिसाइल लगता है, बहुत अच्छा मिसाइल है, जहाज भी बहुत अच्छा है। मैं एज अ फाइटर पायलट जहाज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि उसमें जब सबसे बड़ी एडवांटेज उनको जो मिलनी थी इस एरिया में हमारे ऊपर, वो थी बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर तक उनका जो मिसाइल है वो फायर किया जा सकता है। जिसका आसान लफ्जों में ये मतलब है कि हमारे पायलट को वो रेडार पे 150 किलोमीटर दूर से देखकर अपना मिसाइल लॉन्च करेंगे। हमारे पायलट के पास उस वक्त F-16 पे AMRAAM लगे हुए थे, सिर्फ वो इसकी रेंज के करीब भी नहीं थे। तो हम आउटबीट हो सकते थे, लेकिन फौरी तौर पर पाक फिजाइया ने रिएक्ट किया, क्योंकि न्यूमेरिकली हमने ये एडवांटेज अपने पास रखा है। और 2021 में ये प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ ने जब टेक ओवर किया, सब एयरफोर्स चीफ को मैं क्रेडिट देता हूँ, हमारी लीडरशिप, एयर मार्शल असगर खान से लेकर नूर खान से लेकर हर एयरफोर्स चीफ और लीडर मिला है, उसने अपने हिसाब, अपने वक्त और अपनी एलोकेशन रिसोर्सेज के हिसाब से कंट्रीब्यूट जरूर किया है। लेकिन प्रेजेंट जो क्यादत है, उन्होंने 2022 में मार्च में ये जहाज J-10C इंडक्ट किए, डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किए। और ये रिकॉर्ड मुद्दत है, जो ये चाइना किसी को पहला मुल्क था जिसको ये जहाज दिए था। और हमने सुकून नहीं लिया, हमने कहा कि हमें PL-15 चाहिए। हालांकि इस जहाज में PL-10 PL-12 बड़े पावरफुल मिसाइल्स हैं, वो लगे हुए हैं बियॉन्ड जो, लेकिन हमने कहा कि हमने PL-15 जहाज मिसाइल चाहिए, जो हमने लिया। और मुझे ये बताते हुए इत्मीनान हो रहा है कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो राफेल के मुकाबले में जो 150 किलोमीटर थी, उससे 200 किलोमीटर से ज्यादा है। और यहीं पे भी हमने इख्तिताम नहीं किया, हमने सोचा 200 किलोमीटर तक, और राफेल का जो मिसाइल है वो 150 किलोमीटर तक बियॉन्ड विजुअल रेंज जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी, दैट इज करेक्ट जी। और फिर जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमने यहाँ नहीं खत्म किया, हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उनको भी मॉडिफाई किया इसी मिसाइल के लिए। और अब जो हमारे ब्लॉक 3 लेटेस्ट JF-17 थंडर है, वो रेडार भी अपग्रेडेड है, उसका ऐसा रेडार लगा हुआ है। और PL-15 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी कैरी कर सकता है। जिसको कंक्लूड मैं इस तरह करूंगा क्या कि अब हमारे पास एक जहाज भी नहीं है PL-15, जो 2 है बल्कि प्लेटफॉर्म, और चंद जहाजों पे नहीं है, ये कई जहाजों पर मुश्तमिल हो चुका है जो कैपेबिलिटी है। और बहुत बड़ा फ्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, जो ये कहना चाह रहे हैं, के मुकाबले में। आप कह रहे हैं PL-15 मिसाइल जो है वो J-10C पे भी है और वो JF-17 थंडर पे भी है? JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जी, जो लेटेस्ट वर्जन है ब्लॉक 3 पे, उस पे भी है कि वो हमारे पास कितने जहाज हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3? 40 से 50 जहाज। और J-10C ये तकरीबन अभी एक स्क्वाड अभी है एस्टेब्लिश हुआ है, और बाकी भी और इंशाल्लाह ताला वैल्यू ऐड होगी इनमें। तो इसका मतलब है कि हमारे न्यूमेरिकली भी अगर आप देखें तो राफेल पे अभी भी पाकिस्तान को PL-15 लगा के उस पे हासिल है इंडियन एयरफोर्स पे। जी, जहां तक बियॉन्ड विजुअल, इसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं, जो आप सबको भी समझ आ जाएगी, वो है फर्स्ट लुक, लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी। ये वापस हमने रीगेन कर लिया है राफेल खरीदे जाने के बावजूद। और जाहिर है जब कॉम्बैट होती है तो सिनेरियो बदलते रहते हैं। मैं ये बिल्कुल ये इंप्रेशन नहीं दे रहा कि सिर्फ PL-15 की लड़ाई होगी। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि एक जहाज पर PL-15 एक नहीं लगता, 4 लगते हैं एक जहाज पर। और डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि किस रेंज पे है जी। ठीक है, तो ये अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है हवा में, जब राफेल 4 आए हैं और पाकिस्तान ने उनके रडार जैम कर दिए, वो क्या वाकया हुआ था, उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएंगे आसान अल्फाज में, जो उन्हें समझ आ सके। खबर तो आ चुकी है।
जी वो आई है, और मुझे थोड़ा एक्सेस हुआ। मैं कुछ 6 साल से अपने नाम पे एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री चैनल भी चलाता हूँ, और मैं अपनी रिसर्च के लिए, मुझे स्पेशल इजाजत एयरफोर्स ने दी हुई है, मैं एयरफोर्स के बेसिस पे जाता रहता हूँ। इसलिए मैं फर्स्ट हैंड आपको ये बता रहा हूँ कि इस एस्केलेशन से चंद हफ्ते पहले मैं इसी ऑपरेशनल बेस पर, जहाँ ये J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट, जहाज, टेक्नीशियन, एयरमैन सारे मौजूद हैं, मैं पूरा दिन इनके साथ गुजार के आया था, क्योंकि मैंने अपने उस डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका इंटरव्यू किया। ये भी मुझे पहली दफा इजाजत मिली थी। तो मैं उनकी कैपेबिलिटी जानकर तो बहुत अगर आपने मुझे इंटरव्यू प्राउड फील किया हुआ। तो एयरबेस का नाम बताना पसंद करेंगे आप? अब मेरा ख्याल है उस तक रेलिवेंट नहीं है। वो शायद उसके बगैर भी हम चल सकते हैं ठीक है। आगे वक्त आने पर। ठीक। तो वो मैं बताना ये चाहूंगा कि उस वक्त कैपेबिलिटी वाइज मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जिस जमाने में एयरफोर्स में था, जाहिर है इस तरह की मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई थी। जब मैंने सिर्फ यही टेक्नोलॉजी देखी, मैं और एयरफोर्सेस पे बेसिस पर गया, तो जो आपका सवाल था कि हमने फिर इसको नेगेट कैसे किया, मैं इसको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके नाजरीन के लिए, मैं इसको टर्म यूज करता हूँ 3 डायमेंशनल। वो लोग ज्यादा समझते हैं, स्पेशली जो नौजवान बच्चे हैं वो ज्यादा समझ 3 डायमेंशनल। ये मैं इस तरह कहता हूँ कि एक जमीन से हमारे सरफेस टू एयर हमारे पास बहुत पोटेंट काबिल वेपन आ चुके हैं एयर डिफेंस के, जो डिफेंड करते हैं, और बहुत लॉन्ग रेंज है हमारे पास। उसका नाम मैं शेयर कर सकता हूँ, HQ-9B, ये चाइना का है। वेरी वेरी इफेक्टिव, नंबर वन, जैमिंग से नहीं रुकता, और H-9B, बहुत ही लीथल ठीक। और एक्यूरेट है। जी जी, एक तो ये हमने ले लिया हुआ है, तकरीबन अच्छा। 8-9 महीने पहले ये इंडक्ट हो चुका है, पाक फिजाई का हिस्सा है इस वक्त, और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है ठीक। डिफेंड करने के लिए मुल्क को। एक बार। दूसरा, मैं 1 डायमेंशन जमीन की हो गई, हवा में ये जरूर जो आपने कहा, J-10C और ब्लॉक 3 थंडर भी मौजूद थे, और F-16 भी। मतलब मैं किसी जहाज को अंडरमाइन नहीं कर रहा F-16 को, तो बल्कि मैं लेजेंड जहाज कहता हूँ, कि वो जहाज 43 सालों से पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल है। हमारे पायलट्स हम्म। टेक्नीशियन हो चुके हैं उन पर। मिराज हम 55 साल से, तकरीबन 58 साल से उड़ा रहे हैं। तो हमारा वो, उनको मैं नहीं भूल रहा। मैंने अपने 1000 घंटे मेरे मिराज जहाज पे, तो आई कैन, मेरी मेरी लॉयल्टी उन जहाजों के भी उतनी है। लेकिन ये कंप्लीट पैकेज था। ये जो सरप्राइज इंडिया ने देने की कोशिश की है, आपका ज्यादा फोकस करते हैं राफेल के ऊपर, ये भी ये ध्यान में रखिएगा कि 4 अकेले जहाज नहीं आ रहे थे, ये पूरा पैकेज होता है। पैकेज का मतलब ये होता है कि पीछे सपोर्ट जहाज भी आते हैं, जिसका मतलब जैमर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज होते हैं, डिपेंड करता है, रिफ्यूलर भी एयर टू एयर चाहिए होते हैं। तो ये पूरा पैकेज था। पाक फिजाइया ने तीनों डायमेंशन, जो थर्ड डायमेंशन मैंने अभी मेंशन नहीं की, कि एक तो मैंने जमीन से बताया, एक हवा में जहाज उड़ रहे थे, थर्ड डायमेंशन हमारी है, जिसको मैं एरोस्पेस या एरो साइबर कहता हूँ। यानी हमारी साइबर एक कमांड है यहाँ पे, पाक फिजाइया ने सेटअप कर ली हुई है। वो टेक्निकल डिटेल्स भी मुझे मालूम है, लेकिन वो भी शेयर करना शायद मेरे बियॉन्ड स्कोप भी होगा, और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी होगा। तो वो साइबर कमांड भी अपना एक्शन कर रही है। कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी हमारी एट पीक है। ये 3 डायमेंशन से हमने कॉम्बिनेशन करके किया क्या एक्चुअली, वो मैं नेट रिजल्ट बता देता हूँ कि किया क्या हुआ। ये कि जब पायलट उड़ते हैं तो उनके जहन में एक ओरिएंटेशन होती है, एक रूट प्लान होता है, टाइमिंग्स होते हैं, और टारगेट तो जाहिर होता ही है उनके जहन में। जब आप 3 डायमेंशन से उनको थ्रेट करते हैं, और स्पेशली उनकी कम्युनिकेशन, उनकी उनकी लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी उनको ये कम हो जाती है ओरिएंटेशन, कि मैं कहाँ हूँ, कितनी दूर हूँ, मेरे दूसरे साथी किधर कितना है, कितना मैं वेल कनेक्टेड हूँ। जब ये आप कॉन्फिडेंस किसी तरीके से भी शेक कर देते हैं, तो पायलट का रिजॉल्व या डिटर्मिनेशन कम हो जाती है टू कंटिन्यू द मिशन। और डिपेंड करता है कि आपने सिचुएशनल अवेयरनेस ठीक। उनकी कितनी डिग्रेड की है, किस हद तक डिग्रेड की है। आप सोचें कि ठीक। पाक फजाइया को मैं सलाम पेश करना चाहूंगा कि इस हद तक डिग्रेड कर दी कि वो समझे कि शायद एक और अभिनंदन वाला एपिसोड होना चाहिए। ये मेरी रीडिंग है, ये मुझे कोई बताया अच्छा। नहीं किसी ने। उनको ये ठीक। शक पड़ा कि हमारी ठीक। डिसोरिएंटेशन इतनी, अभिनंदन का भी कुछ नहीं हुआ था सिवाय इसके कि डिग्रेडेशन उसकी इतनी ओरिएंटेशन की हो गई थी, उसको पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान एंटर हो चुका है, उसको पता ही नहीं था कि इतने जहाजों में घेरा जा ओके। रहा है। तो उसको वार्निंग जमीन से दी जा रही थी, लेकिन वो वापस नहीं मुड़ रहा था, क्योंकि हम पाकिस्तान के जहाज, मतलब वो जैमर जो कहते है, हैं ना उसकी कि कम्युनिकेशन पहुंचने नहीं दे रास्ता रहे थे। बुला दिया। रास्ता बुला दिया आपने रास्ता उन लोगों बुला, को। ठीक है। ठीक है। सिंपल करके अगर अच्छा, आप कहना आखिर चाहते में हो तो मुझे रास्ता सिर्फ ये बुला। बता दें मुख्तसरन, कि जो कान है TFX कान, उसके आने से पाकिस्तान की फिजा मजीद हासिल होगी? देखिए, अभी ऑफिशियली पाक फिजाई ने तो कुछ नहीं कहा। ये बड़े अरसे से कान का भी चल रहा है, TFX का भी चल रहा है, J-31 का भी चल रहा है, जो चाइना का स्टेल्थ जहाज है। ये तो पाकिस्तान फिजाइया के प्रेसिडेंट चीफ ने कोई 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अनाउंस भी, 1.5 साल पहले अनाउंस भी किया था कि हम J-31 के लिए ठीक जाएंगे, है। जो स्टेल्थ है चाइना का। लेकिन अभी उस पर ओके। फाइनलाइज नहीं हुआ, और पाक फिजाइया ने खुद कुछ नहीं कहा। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मैंने जगह भी विजिट की है, लेकिन शायद वो प्री मेच्योर होगा अभी शेयर करना।